आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। खबरों की शुरुआत करते हैं। आई में पासिंग आउट परेड के लिए 341 जाबाज मिल गए हैं जो सरहद की रक्षा करेंगे। इसमें से तीसरे नंबर पर उत्तराखंड राज्य के 37 कैडेट्स पास आउट होकर सेना में शामिल हुए हैं। भारतीय सैन्य अकेडमी की पासिंग आउट परेड में शपथ लेकर ये युवा भारतीय सेना का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। बताएं कि ऐतिहासिक चेटवुड भवन में उसके सामने ड्रिल स्क्वायर पर परेड शुरू हुई, जिसमें सेना के दक्षिणी पश्चिम कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह ने परेड का निरीक्षण किया, साथ ही कैडेट्स से सलामी ली। वहीं कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस बार भी परेड सादगी के साथ आयोजित की गई। उत्तराखंड में कोरोना काल के दौरान कई पुलिसकर्मियों की कोरोना की चपेट में आने से मौत हो गई। इसके चलते देहरादून में ड्यूटी के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए 13 जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। बताएं कि पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अशोक कुमार समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने मुख्यालय में 2 मिनट का मौन रखा। वहीं डीजीपी अशोक कुमार ने वीरगति को प्राप्त हुए जवानों के काम की तारीफ की। साथ ही उन्होंने बताया कि पहले फेज में 8 और दूसरी लहर में 5 संक्रमित पुलिस जवानों ने अपनी जान गंवाई थी। उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। पिछली बार भी पूरे देश की पुलिस के लिए एक लहर में उत्तराखंड पुलिस ने अपने 13 अधिकारी कर्मचारी गंवाए हैं कोरोना में। पहली लहर में 8 लोग एक प्रकार से शहीद हुए थे और इस बार 5। तो आज हमने उन सबको सामूहिक श्रद्धांजलि दी, जिससे कि डिपार्टमेंट में का मनोबल भी बना रहे और आगे कैसे कैसे सावधानी बरतनी ये भी चर्चा की। धर्मनगरी हरिद्वार में हुए महाकुंभ में बनाए गए आस्था कलश की देखभाल करने वाला इन दिनों कोई नहीं है। बताएं कि हरिद्वार के सभी घाटों पर आस्था कलश को लगाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य हरिद्वार में आए दूर दूर से श्रद्धालुओं की ओर से छोड़े गए कपड़ों को एकत्र कर उनका रिसाइकल करना था। लेकिन महाकुंभ खत्म हुए अभी 1 महीने से ज्यादा भी नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी इसकी देखभाल के लिए कोई नहीं है। इतना ही नहीं, आस्था का कलश की हालत इतनी बेकार हो गई है कि आस्था कलश में अब पौधे उगने लगे हैं। वहीं जब इस मामले पर अपर मेला अधिकारी ललित नारायण मिश्रा से बातचीत की गई तो उन्होंने इसकी सारी जिम्मेदारी नगर निगम पर डाल दी। देखिए, वैसे तो हम पर आगे आना चाहेंगे, उनको भी हम शामिल करेंगे जिससे कि इसको रिसाइकिल कर सकें, क्योंकि कपड़ा ऐसी सामग्री है जिसको हम रिसाइकिल करके हम रीयूज भी कर सकते हैं। हल्द्वानी में कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर रमेश गोस्वामी को दोबारा जिम्मेदारी दी गई है। इसका उन्होंने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष का आभार भी व्यक्त किया है। तो वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान रमेश गोस्वामी ने दल में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ने की बात कही। साथ ही कहा कि कई युवा राष्ट्रीय सेवा दल से जुड़ना चाहते हैं, इसके लिए उनके पास लगातार प्रस्ताव भी आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस में हो रही गुटबाजी में कांग्रेस का पक्ष लेते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार है और परिवार में सभी की विचारधारा अलग होती ही है, लेकिन पार्टी के अंदर कोई गुटबाजी नहीं चल रही है। वहीं आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में आप पार्टी के सभी छोटे बड़े और बड़े नेताओं को एकजुट देखेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है और बहुत जल्द ही हम इसमें युवाओं की ज्वाइनिंग कराएंगे कांग्रेस सेवा दल में, और बढ़ चढ़ कर युवा इस बार कांग्रेस में भाग लेगा, जुड़ेगा और 2022 का परिवर्तन जो है हमारे प्रदेश का युवा करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल से भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। आपको बताएं कि मरीजों के लिए बनाए गए लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ है। दरअसल अस्पताल के लिए काम कर रही संस्था पर आरोप है कि अस्पताल में नए ऑक्सीजन प्लांट की जगह पर पुराना ऑक्सीजन प्लांट लगाकर घोटाला किया गया। वहीं इस पूरे मामले की सूचना मिलने पर सांसद अजय भट्ट ने अस्पताल का निरीक्षण किया। साथ ही सांसद ने जिला अधिकारी को पत्र लिखकर घोटाला करने वाली संस्था के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश जारी किए। वहीं दूसरी तरफ मामला सामने आने के बाद आनन फानन में अस्पताल संस्था की तरफ से प्लांट को हटाया गया, लेकिन सांसद का कहना है कि जिन लोगों के कहने पर इतना बड़ा घोटाला किया गया है, इसकी सही से जांच होनी ही चाहिए। देश में पिछले महीने सही स्वास्थ्य सेवाएं ना मिलने से कई कोरोना के मरीजों की मौत हो गई। इसको ध्यान में रखते हुए मसूरी के एक अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट बनाने का काम चल रहा है।
इसके निरीक्षण के लिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पहुंचे। इसी के साथ कैबिनेट मंत्री ने अस्पताल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आईसीयू और वेंटिलेटर रूम का अवलोकन किया। वहीं इसके अलावा ऑक्सीजन प्लांट को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने एक संस्था को तय समय में काम पूरा करने के निर्देश भी दिए। देखा जाता है कि सरकार की तरफ से नियमों में ढील देने के बाद भी लोग नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। इसके चलते स्थिति बीमारियों का न्योता देने वाली बन जाती है। ऐसा ही कुछ पहाड़ों की रानी मसूरी में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर्यटक कोरोना नियमों का उल्लंघन करते नजर आते हैं। कुछ लोग मॉल रोड पर बिना मास्क पहने दिखाई दिए। साथ ही दुकानों के बाहर लोगों की ज्यादा भीड़ देखने को मिली। वहीं कहा जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट दिखाकर उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं। ये सब तस्वीरें सामने आने के बाद भी प्रशासन की ओर से किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया और न ही पुलिस ध्यान दे रही है। इसके चलते कोरोना का खतरा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो राष्ट्र सेवा के साथ साथ समाज सेवा या फिर पशु सेवा के काम करते हैं और ज्यादातर इन कामों में वही लोग शामिल होते हैं जो अपना काम पूरे जज्बे के साथ करते हैं और मानवता और इंसानियत की बखूबी मिसाल बनते हैं। ऐसा ही एक व्यक्ति टनकपुर में भी रहता है जिसका नाम रविंद्र कुमार पहलवान है, जो पुलिस में अपनी सेवाएं देता है। साथ ही गौशाला के माध्यम से इलाके के घायल, बीमार और दुर्घटनाग्रस्त गायों की देखभाल और सेवा कर रहे हैं। आपको बताएं कि ये काम वो 2008 से कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र में काफी सराहा भी जाता है। तो वहीं काम में रविंद्र कुमार को कुछ स्थानीय लोगों का भी सहयोग मिलता है। इस पर अधिक जानकारी देते हुए रविंद्र कुमार पहलवान ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। सर ये हम 2007 में यहाँ जल पुलिस में तैनात हूँ चंपावत जिले में। तो 2008 में हमने एक गाय देखी पड़ी है मंदिर के सामने, शिवालय मंदिर के सामने। तो 2-3 दिन तक गाय एक्सीडेंटल गाय थी, पड़ी रही। तब से हम गाय को उठा कर लाए यहाँ से। तो उसके बाद फिर हमने गौ सेवा स्टार्ट कर दी। इस क्षेत्र में एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, हफ्ते में 4-5 गाय के एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे। और गाँव का यहाँ पे बहुत बुरा हाल है, इतना बुरा हाल क्या शायद पूरे देश में ना हो, इतना बुरा हाल यहाँ टनकपुर क्षेत्र में गौ माता का है। तो तब से हमने गौशाला स्टार्ट कर दी, तब से हम सेवा करनी हमने स्टार्ट कर दी। हमारे पास कहीं कोई एक्सीडेंट होता किसी गाय का तो हमारे पास फ़ोन पहुँचाता, हम जब गाड़ी लेकर जाते हैं यहाँ से, उसे उठा कर लाते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। टनकपुर तहसील के गांव खेतखेड़ा में किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। बताएं कि यहां सरकार की तरफ से किसानों को खेती कराने के लिए बनाए गए नलकूप की हालत खराब हो गई है, क्योंकि इससे पानी की लीकेज ज्यादा हो रही है। इससे कि यहां खेतों में सिंचाई ना होने से किसानों की फसल पूरी तरह सूख जाती है और ठीक से किसान खेती नहीं कर पाते, जिससे उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों ने इसकी शिकायत संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी की। इसके बाद विभाग ने मरम्मत काम करने का भरोसा दिया। खेतखेड़ा के काश्तकार कल आए हुए थे, जिनसे मेरी वार्ता हुई थी। खेतखेड़ा के जो है वो 121 नंबर ट्यूबवेल से पानी जाता है, जो छवालखेड़ा में है। खेतखेड़ा उसके जो है टेल हेड में स्थित है, जहाँ पानी जाने के लिए लगभग हमारा 2 किलोमीटर का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना हुआ है। टेल हेड में होने के कारण पानी कुछ रिसाव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हाथी की प्रॉब्लम्स है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हाथी ने डिस्टर्ब कर दिया है, तो कम पहुंच पाता है। इसलिए उनके द्वारा एक नए ट्यूबवेल की मांग करी जाती है। पहली बात तो यह है कि हमारे जो गांव में कूल है वो क्षतिग्रस्त है, पानी सब लीक हो जाता है उसमें। और एक एरिया दूर है और थवालखेड़ा तक तो अंडरग्राउंड लाइन बिछ गई है और हमारे यहाँ को खुली कूल है, उसमें भी पानी मतलब रिस्क आता है, सब टूटी हुई कूल है और लंबा अरसा है हमें पानी मिल नहीं पाता है। मतलब जब सारा उनका पानी पूरा हो जाता है उसके बाद हमें देते हैं वो। हमारा कई जगह हाथियों द्वारा भी तोड़ा गया। पिछले वर्ष जंगलात विभाग द्वारा फेंसिंग लाइन लगाने के बाद जो है हाथी नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन उसका कारण वो भी रहा कि उन हाथियों द्वारा भी क्षतिग्रस्त रही और गूलें जो है पुरानी होने के कारण भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिससे काश्तकारों को यहाँ सिंचाई के लिए पानी लाने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। कोरोना महामारी की रोकथाम और बढ़ती हुई दर पर लगाम लगाने के लिए शासन प्रशासन की ओर से लगातार कोशिशें की जा रही हैं। इसी कड़ी में दिव्यांग जनों की दिक्कतों को देखते हुए उनके टीकाकरण के लिए शिविर आयोजित किया गया। इसमें 18 साल से ऊपर वाले युवाओं का टीकाकरण किया गया। वहीं इस मौके पर विधायक पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस शिविर का निरीक्षण किया।
साथ ही उन्होंने टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक किया और ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगवाने की अपील की। वहीं उत्तराखंड दिव्यांग सशक्तिकरण एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष मोहम्मद यासीन ने बताया कि उन्होंने भी वैक्सीन लगवाई है और सभी लोगों से महामारी से बचने के लिए सभी दिव्यांग भाई बहनों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। मैं मोहम्मद यासीन कुरैशी, उत्तराखंड दिव्यांग सशक्तिकरण एसोसिएशन जिलाध्यक्ष, जिला उधम सिंह नगर। मैंने अभी वैक्सीन लगवाई है और मैं सभी दिव्यांग भाई बहनों से निवेदन करता हूं कि आप लोग भी वैक्सीन लगवाएं ज़्यादा से ज़्यादा। उत्तराखंड के कई जिलों में कुछ दिनों से मौसम सुहावना देखने को मिल रहा है। बात करते हैं रुड़की की, जहां मौसम ने करवट ली है। तेज हवाओं के साथ यहां के कई इलाकों में बारिश भी हुई, इससे मौसम सुहाना हो गया है। वहीं मौसम के बदलते इस मिजाज से स्थानीय लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। फिलहाल कोई भारी नुकसान होने की खबर तो नहीं है, लेकिन तेज हवाओं के चलने से घरों की बिजली जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ बरसात के होने से किसानों के चेहरे खुशी से खिले नजर आए, क्योंकि उनका कहना है कि बारिश से धान की फसल को लाभ मिलता है। सतपुली पाटली नैनी मोटर मार्ग पर एक गाड़ी 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इसमें एक बच्चे की मौत हो गई और चालक समेत 7 अन्य लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि गाड़ी सतपुतली से नैनी जा रही थी, लेकिन गाड़ी का संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ। वहीं इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां घायलों का इलाज अभी चल रहा है। इसके अलावा आपको बताएं कि देश में सड़क हादसों की लगातार संख्या की बढ़ोतरी को देखते हुए बीते दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी चिंता व्यक्त की थी। टिहरी में मानसून को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। बताएं कि जिला अधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव का कहना है कि आगामी मानसून को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से तैयारियां पूरी कर ली हैं। साथ ही जिला प्रशासन ने आपदा को लेकर कई बार बैठक की है। वहीं आपदा को लेकर जगह जेसीबी की तैनाती की गई है, वो सारी चुन ली गई है और जहां बोर्ड लगने हैं, स्लाइड जोन को लेकर भी सब तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके अलावा डीएम ईवा आशीष श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। अब मानसून को लेकर के जो हमारा ऑफिशियली आपदा सीजन नोटिफाइड रहता है, तो उसको लेकर के तैयारियां पूरी हो गई हैं। कई राउंड इसकी बैठकें भी हो गई हैं। जिस जगह पर जेसीबी तैनात होनी है वो सब सारे कार्य हो गए हैं। बोर्ड लगने का काम, ऑल्टरनेट रूट डिसाइड होने का काम, जो लैंडस्लाइड प्रोन जोन है, तो यहाँ पर ये सब सारी चीज़ें हो गई हैं। उसके अलावा बिजली विभाग, विद्युत विभाग और जितने भी अन्य विभाग हैं जिनके द्वारा तैयारियां की जाती हैं, तो वो सब भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई हैं। उत्तराखंड विशेष में आज इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।